नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ABR साइंस क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर साइंस विषय में 30 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में अध्ययन किया था। और दोस्तों, आज हम लोग उससे आगे 30 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? समतल दर्पण की, अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, या फिर इनमें से सभी? तो दोस्तों, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो धनात्मक होती है। ठीक। सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो दोस्तों, आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ए बराबर R/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों? आपका सही है। किसी भी लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच कैसा रिलेशन होता है? तो जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है, यानी कि ए बराबर R/2 सही है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई है और आपको बताना है कि इनमें से सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हवा का, जल का, शीशा का, या फिर हीरा का? तो दोस्तों, इन सभी में से सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो हीरा का होता है। और कितना होता है दोस्तों? तो 2.43। 2.43 हीरा का अपवर्तनांक होता है और सबसे अधिक हीरा का ही अपवर्तनांक होता है। ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। तो दोस्तों, कल हमने अधिकतम दूरी के बारे में बात की थी और साथ ही साथ मैंने अल्पतम दूरी के बारे में भी आपको बताया था, निम्नतम दूरी के बारे में भी बताया था, और आज वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है? तो कितने? तो दोस्तों, मैंने कल कितना बताया था? तो निम्नतम दूरी यानी कि अल्पतम दूरी जो होती है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही है। अगला नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? बैंगनी रंग, नीला रंग, लाल रंग, या फिर पीला रंग? तो दोस्तों, जब श्वेत प्रकाश का रंग किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम जो झुकता है वो कौन सा रंग होता है? तो लाल रंग होता है। जो लाल रंग होता है इसका सबसे कम विचलन होता है, यानी कि सबसे कम झुकता है। क्यों झुकता है दोस्तों? क्योंकि जो लाल रंग होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है वो क्या होता है? कम झुकता है। और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है वो क्या होता है? अधिक झुकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे में दोस्तों जो बैंगनी रंग होता है, इस बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए दोस्तों ये क्या होता है? सबसे अधिक झुकता है, यानी कि सबसे अधिक विचलित होता है। और उसी दूसरी तरीक़ा से जो लाल रंग होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका जो विचलन होता है यानी कि जो झुकता है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा हुआ था कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो सबसे कम कौन झुकता है? जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए क्या होता है? कम झुकता है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, निकट दृष्टि को किस लेंस की उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है? यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या द्विफोकसी लेंस? तो दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। और उसी तरीक़ा से दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक सही है, क्योंकि यहाँ पर निकट दृष्टि दोष पूछा हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक पदार्थ के प्रकृति पर, या फिर इनमें से सभी पर? तो दोस्तों, जो विद्युत प्रतिरोधकता होता है यानी कि जो आर होता है ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो दोस्तों, चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है, और चालक के पदार्थ के प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? सही है। जो विद्युत प्रतिरोधकता है वो इन सभी बातों पर निर्भर करता है।
8 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, क्या एसआई मात्रक है? वाट, वाट प्रति घंटा, यूनिट या ओम। तो दोस्तों शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है 3.6 गुना 10 के पावर 3 जूल, 3.6 गुना 10 के पावर 4 जूल, 3.6 गुना 10 के पावर 5 जूल या 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। तो दोस्तों एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, ये आपका एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का जूल होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का क्या होता है दोस्तों? मान होता है। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं दोस्तों को बताना है, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है आपका गलत है। पहला नंबर ऑप्शन कर रहा है दोस्तों, विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि विद्युत जनित जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सेकंड नंबर ऑप्शन कर रहा है दोस्तों, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये भी दोस्तों ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि जो विद्युत मोटर होता है ये आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सी नंबर ऑप्शन करा दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है। ये भी सही है दोस्तों। आप जानते होंगे कि दो जो चुंबकीय बल रेखा होती है वो आपस में कभी भी प्रतिच्छेद यानी कि काटती नहीं है। डी नंबर ऑप्शन करा है दोस्तों, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युमन्य तार होता है। ये ऑप्शन आपका गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो विद्युमन्य तार का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है, हरा नहीं होता है। हरा जो होता है वो आपका भू संपर्क तार का होता है। ठीक, यानी कि अर्थ वायर का होता है। विद्युमन्य तार का जो रंग होता है वह लाल होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करती है। तो दोस्तों फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये देखा होगा कि उसमें ये बताया गया है कि यदि हम अपने हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि जो मध्यमा है वो क्या बताती है? क्या बताती है? विद्युत धारा की दिशा बताती है। जबकि जो तर्जनी होती है वो क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और जो अंगूठा होता है वो क्या बताता है? तो लगने वाला बल की दिशा बताता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा हुआ है? मध्यमा। तो मध्यमा क्या बताता है दोस्तों? तब विद्युत धारा की दिशा बताता है। चालक पर आरोपित विद्युत धारा की दिशा बताता है। ठीक, चालक में प्रभावित होने वाले विद्युत धारा की दिशा बताता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या आपका दोस्तों यहाँ पर सही है। जो मध्यमा होता है वो क्या बताता है? विद्युत धारा की दिशा। जबकि जो तर्जनी होती है वो क्या बताता है? तो वो आपका बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक, और जो अंगूठा होता है वो क्या बताता है आपका दोस्तों? विद्युत बल की दिशा बताता है। तो यहाँ पर मध्यमा पूछा हुआ था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही है। जो मध्यमा होता है वो क्या बताता है? विद्युत धारा की दिशा बताता है। 12 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? तो दोस्तों ये जैसे कि ये आपका एक चुंबक है नॉर्थ और साउथ। तो जब आप इसके बाहर बात कीजिएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो आपका नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। पर अगर अंदर बात की जाए चुंबक के अंदर, तो चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो कहाँ से कहाँ होता है? साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की दिशा की ओर होती है। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा कहाँ से होती है? तो दक्षिण ध्रुव से लेकर उत्तरी ध्रुव की ओर। पर बाहर कहाँ होती है? तो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक। ये याद कर लीजिएगा दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत यानी कि नाभिकीय ऊर्जा इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है? यूरेनियम से, सोडियम से, कार्बन से या फिर इनमें से सभी से? तो दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त किया जाता है? यूरेनियम से। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है? सही है। यूरेनियम जो है ये आपका एक पदार्थ है जिससे क्या किया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों, कली चूर्णक का रासायनिक सूत्र क्या है? कली चूर्णक का रासायनिक सूत्र क्या है? कली चूर्णक का आपको दोस्तों रासायनिक सूत्र बताना है। तो कली चूर्णक का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? CaO। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही है। जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कली चूना बोलते हैं। ठीक, इसे हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं और इसे चूना पत्थर या फिर संगमरमर के नाम से जानते हैं। ये है आपका कली चूना, ये आपका बुझा हुआ चूना और ये है आपका संगमरमर या चूना पत्थर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? जल के विद्युत अपघटन पर में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो दोस्तों जब आप जल का विद्युत अपघटन करते हैं
तो जो एनोड होता है उस एनोड पर आपका क्या होता है, एनोड पर सॉरी जल का विद्युत अपघटन करने पर जो कैथोड होता है उस कैथोड पर कौन सा जाता है दोस्तों, तो कैथोड पे यहाँ पर क्या चला जाएगा दोस्तों, तो हाइड्रोजन वाला। हाइड्रोजन क्या होता है, कैथोड पर चला जाता है। ठीक है दोस्तों, जल के विद्युत अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैस बनती हैं, लेकिन जो कैथोड पर होता है वो क्या जाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaOH CO3, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है आपका दोस्तों, सही है। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, NaHCO3। जबकि ये जो आपका सूत्र दिया है ये किसका है, घोने वाला सोडा का सूत्र है। किसका सूत्र है, धोने वाला सोडा का सूत्र है। ठीक, और ये बुझा हुआ चूना का सूत्र, और ये चूना पत्थर यानी कि संगमरमर का सूत्र है। तो दोस्तों ये सभी एक एक बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे हुए हैं, इसलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र है, जबकि Na2CO3 किसका है, तो धोने वाला सोडा का सूत्र है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका सूत्र है, बुझा हुआ चूना का। और कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र है, संगमरमर का सूत्र है। तो यहाँ पर पूछा हुआ है बेकिंग सोडा का, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों आपका, सही है। 17 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल, क्षार, लवण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अम्ल होता है वो क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों आपका, सही है। जो अम्ल का कार्य क्या है, तो लाल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, 10.5 होता है। ठीक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgOH यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 10.5 होता है। इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये भी आई क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों, निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है। निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है। चमकीला यानी कि कौन सा ऐसा अधातु होता है जो चमकता है। तो दोस्तों ऐसे तो जो अधातु होती है ये चमकता नहीं है, पर उनमें कुछ अपवाद है। जैसे में आपका यहाँ पर अपवाद दिया गया है कौन सा, आयोडीन। जो आयोडीन है ये आपका एक अधातु है, फिर भी इसमें क्या होता है, एक चमक होता है। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा, आयोडीन आपका एक अधातु है, लेकिन ये क्या होता है, इसमें चमक होता है। 20 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों, निम्न में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। तो दोस्तों इन चारों में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, तो सोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों आपका, सही है। 21 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों, ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो चलिए निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन परमाणु संख्या कितना होता है, ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8 होता है। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाएगा, 2 6। तो 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका दोस्तों, सही है। 22 क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। प्रक्रियात्मक समूह यानी क्रियाशील समूह दोस्तों को बताना है कि इनमें ब्यूटेनॉन में जो क्रियाशील समूह है वो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है क्या, या फिर एल्डिहाइड, या फिर कीटोन, या एल्कोहल। तो दोस्तों ब्यूटेनॉन में कौन सा प्रक्रियात्मक यानी क्रियाशील समूह है, तो यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िएगा तो लास्ट में क्या रहा है, ब्यूटेनॉन, क्या रहा है लास्ट में, ऑन, लास्ट में क्या रहा है, ऑन। ब्यूटेन में ऑन जोड़कर बनाया हुआ है ब्यूटेनॉन, तो यहाँ पर ऑन आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कीटोन, कीटोन, ऑन कीटोन, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका दोस्तों, सही है। ब्यूटेनॉन में कौन सा क्रियाशील समूह है, तो कीटोन समूह है। 23 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं। तो दोस्तों जब नाइट्रोजन के यानी कि नाइट्रोजन N2 के जो अणु होते हैं उनके बीच कितने अबंध बनते हैं, तो 3 सहसंयोजक बंधन बनते हैं। क्या बनते हैं, 3 सहसंयोजक बंधन बनते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका त्रिव अबंध का निर्माण होता है नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच। एल्किन का सामान्य सूत्र है दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था, एल्किन का भी बताया था, एल्किन का भी बताया था और एल्काइन का भी बताया था। दोस्तों यहाँ पर एल्किन का पूछ रहा है, तो एल्किन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, CnH2n, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी किया आपको दोस्तों आपका सही है। एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है।
25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं दोस्तों? तो कल मैंने आपको ये भी बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त है, जबकि वर्ग कितने हैं? तो वर्ग है आपका 18। तो यहाँ पर आवर्त पूछा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है आपका दोस्तों सही है। 26 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों, समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों समूह में हम लोग आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? परमाणु का आकार बढ़ते चला जाता है। उसकी त्रिज्या बढ़ने के कारण परमाणु का आकार क्या होता है दोस्तों? बढ़ते चला जाता है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 क्या आपका सही है, परमाणु साइज क्या होता जाता है? बढ़ता रहा। ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों, कौन सा एंजाइम इम्यूनिकृत वसा का पाचन करता है? 28 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, सामान्य प्रकुंचन दाब होता है। सामान्य प्रकुंचन दाब होता है दोस्तों, यहाँ पर प्रकुंचन पूछा हुआ है। प्रकुंचन, सामान्य अगर संकुचन दाब पूछता है, संकुचन, तो उसका होता है 120/80। ठीक। पर यहाँ पर क्या पूछ रहा है? सामान्य प्रकुंचन दाब, सामान्य प्रकुंचन दाब पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर प्रकुंचन पूछ रहा है ना, संकुचन अगर पूछा जाता हो जाता है आपका सामान्य दाब होता है 120/80, पर यहाँ पर प्रकुंचन पूछ रहा है। तो प्रकुंचन जो होता है ना, प्रकुंचन ये नीचे वाला ऊपर वाला को बोलते हैं, यानी कि 120 जो हो जाएगा आपका सही है। 120 जो होता है ये आपका होता है प्रकुंचन होता है। ठीक। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही है। सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब कितना होता है? 120 mm। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों आपको, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पदार्थ के अन्य भागों में, पत्तियों में बना प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? दोस्तों मैंने आपको कल ये भी क्वेश्चन कराया था कि जो भोजन को ले जाने वाला जो होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? तो पौधों में भोजन को ले जाने वाला कौन होता है? फ्लोएम होता है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या आपका दोस्तों सही है। जो फ्लोएम होता है ये आपका पौधों में भोजन ले जाने का काम करता है। यानी कि जो भोजन बन जाता है उसे पौधों के सभी भागों में ले जाने का काम कौन करता है? भोजन करता है। खाद्य पदार्थों को कौन ले जाता है? भोजन ले जाता है। जल को जाइलम ले जाता है। लास्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, गेहूँ, गुलाब, धान या फिर इनमें से सभी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो कलम द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं और कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों कायिक प्रवर्धन में क्या होता है आपको पता होगा कि पौधे के कोई एक कायिक भाग, जैसे में तना हो गया, जड़ हो गया, या फिर उसके अन्य भाग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं रोप देते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है उसके नए पौधे का विकास होता है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि धान में तो ऐसा कुछ होता नहीं है और गेहूँ में भी कुछ ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर बचा क्या? गुलाब। गुलाब जो होता है ये आपका कायिक प्रवर्धन होता है। इसमें हम लोग इसको कलम के द्वारा यानी कि इसके तना के द्वारा अगर हम इसको काट कर लगा देते हैं तो ये क्या होता है? एक नए पौधे का विकास कर देता है। तो ये यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी क्या आपका दोस्तों सही है। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये 30 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपको ये क्वेश्चन याद हो गए होंगे यहीं पर। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर।